लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? वर्क, राइट? वर्क, एनर्जी एंड पावर हमने स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कांस्टेंट फोर्स के कारण से वर्क डन हम क्या लिखेंगे, राइट? तो क्या करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट? तो वर्क डन हमने क्या लिखा था बेटा? बाय कांस्टेंट फोर्स। तो W इज इक्वल टू आपने बोला F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है? ये इस तरीके से हमने लिखा था, ठीक है? इसी को हमने क्या लिखा था? W इज इक्वल टू FS cos थीटा, और बाकी सारे कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर देखा था, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हेन कांस्टेंट फोर्स इज टेकन एक्चुअली एज अ वेक्टर। तो लास्ट में हमने प्रॉब्लम क्या देखा था लास्ट क्लास में, कि वेक्टर फॉर्म में हमने सॉल्व नहीं किया था, हमने मैग्नीट्यूड बताया था, ये डायरेक्शन था, छोटा सा एक दो एग्जांपल हमने देखा था, राइट? अगर ये एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में हमको दिया हो तो हम क्या लिखेंगे? तो अगर हमारे पास F वेक्टर है तो F वेक्टर कैसे लिखेंगे आप? F ऑफ x, एफ एक्स आई, नॉट F ऑफ x, प्लस F वाई जे कैप प्लस F जेड के कैप, राइट? तो यहां पे ये क्या दिख रहा है? F x जो है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस, F y क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस, और F z क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग z एक्सिस। तो ये हमने क्या लिखा? F वेक्टर लिखा। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा S वेक्टर, राइट? इसको क्या लिखेंगे आप? S x i प्लस S y j और प्लस S z के कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो S वेक्टर को x i y j और z k, वैसे भी जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं लिखूं तो W इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? F ऑफ x i कैप प्लस F ऑफ y j कैप प्लस F ऑफ z k कैप डॉट व्हाट? S x i प्लस S y j प्लस S z k कैप, ये आ जाएगा। हमको मालूम है डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा? आई के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा? आई इंटू आई 1 हो जाएगा, और आई इंटू जे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, आई इंटू के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, राइट? तो हमको मालूम है आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे के साथ, और के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी जो भी कंपोनेंट है वो सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, राइट? क्योंकि डॉट में क्या आता है? डॉट में कॉस ऑफ एंगल आता है, कॉस ऑफ एंगल। तो आई इंटू जे 0 क्यों होगा? क्योंकि एंगल कितना आ जा रहा है? 90 डिग्री आ रहा है, बराबर है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। ये क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। इसकी एसआई यूनिट क्या है? जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? अब देखें यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सिंपल रहा तो ऐसा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल समझो हमारे पास दिया हुआ है F वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 2i प्लस 5j, राइट? न्यूटन। ये क्या दिया है? फोर्स वेक्टर दिया हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझो तुम्हारे पास दिया हुआ हो S वेक्टर इज इक्वल टू 3j प्लस 2k कैप, ये दिया हो इन मीटर दिया हो, और आपको क्या पूछा जाए कि जो फोर्स हमने लगाया है उसके कारण से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है और फोर्स वेक्टर ये है, और वर्क डन कितना होगा? तो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? F वेक्टर डॉट S वेक्टर लिखेंगे। तो क्या लिखोगे? F वेक्टर इज 2i प्लस 5j कैप डॉट यहाँ पे 3j कैप प्लस 2k कैप। ये आ गया वर्क डन हमारा, राइट? इसको मल्टीप्लाई करें तो आई, यहाँ पे कोई आई का टर्म है क्या? नहीं है। अच्छा, नहीं है का मतलब यहाँ पे के का टर्म नहीं है, मतलब क्या है? कोएफिशिएंट क्या है? 0 है। क्या है? इसी को आप क्या लिख सकते हो? 2i प्लस 5j प्लस 0k, यानी फोर्स जो है z डायरेक्शन में कितना है? 0 है। उसी तरीके से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कितना है? 0 है, प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, राइट? अभी आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 0 आ गया। जे के साथ तो 5 3 जा कितना? 5 3 15, और 0 इंटू 2 कितना हो गया? 0। यानी आपको आंसर क्या मिला? 15 जूल इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही? ये तो आप कर ही लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है कि आपको ये दोनों वेक्टर दिए हुए नहीं होंगे, कैसे दिया रहेगा, देखें उसको किस तरीके से दिया रहेगा, राइट। उसमें आपको बोला जा सकता है कि आपने फोर्स लगाया जिसकी मैग्नीट्यूड दी है F वेक्टर इज इक्वल टू 2 J कैप प्लस 9 K कैप, दिस इज द फोर्स, इतना न्यूटन दिया हुआ, राइट। आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स बॉडी मूविंग फ्रॉम, पहला कोऑर्डिनेट दे दिया उसने A 1,2 -3, राइट, और दूसरा कोऑर्डिनेट दे दिया उसने बॉडी इज मूविंग फ्रॉम A टू B, द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 1,2, -3 और B का दे दिया 0,0,1, इस तरीके से दे दिया, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो बॉडी पे फोर्स लगाया वो बॉडी A से B मूव करता है, कैसे मूव करता है ये नहीं बताया उसने, सिर्फ यहां से यहां मूव करता है। बात समझ में आ रही, बात क्लियर है क्या? अच्छा, किधर से भी मूव करता है का मतलब क्या होगा, ये ऐसे भी जा सकता है, ये समझो ऐसे घूम करके भी जा सकता है, तो पाथ के बारे में नहीं बता रहे हो, ओनली डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए, यानी कि यहाँ का शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना। इनिशियल से फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला वेक्टर ही क्या है, पोजीशन वेक्टर, वही क्या है, पोजीशन वेक्टर, और उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं, यानी कि ये एस वेक्टर है, तो ये किधर से चला उससे मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ए से बी के तरफ हुआ है, ए से बी तक हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एस वेक्टर लिखना पड़ेगा, तो एस वेक्टर निकाले पहले, एफ वेक्टर तो दिया हुआ है, एस वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग, आपको याद हो तो पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखते थे, राइट, तो एक्चुअली में एक का पोजीशन वेक्टर ये लिखना है, तो मैं इसको आर ए बोल देता हूं थोड़ा सा याद दिलाने के लिए, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, आई 1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप, याद आ गया होगा, पोजीशन वेक्टर लिखा हमने ए का, फिर हमने पोजीशन वेक्टर किसका लिखा बेटा, बी का लिखा, तो बी का कितना आ जाएगा, के कैप आ जाएगा, यानी आई 0, आई का कोएफिशिएंट 0 और जे का कोएफिशिएंट 0 है, तो ये लिख दिया आपने, अगर पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आई कैप 0 जे कैप और प्लस के कैप, करेक्ट है। अब हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, यही हमारा क्या होगा, आर वेक्टर होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एस वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो बताओ क्या आ जाएगा बेटा, ये आरबी का मतलब क्या हो गया, आई का जो कोएफिशिएंट है वो आई के साथ ऐड और सब्सट्रैक्ट होगा, तो हमने बोला 0 -1 कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप, 0 -2 तो -2 जे कैप, 1 -3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 के कैप, राइट, समझ में आ रहा है, दिस माइनस दिस करोगे ना, तो ये क्या है, +1 है और माइनस ऑफ -3 इज +3, तो 1 + 3 इज 4 के कैप, ये आ गया हमारा एस वेक्टर। अब क्या लिखेंगे आप, अब लिखेंगे वर्क डन, वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर निकाल चुके हैं आप, एफ वेक्टर कितना निकाले बेटा हमने, 2j निकाला, मतलब दिया हुआ है, राइट, डॉट कितना है बेटा यहाँ पे, -i -2j और +4 के कैप, आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे के साथ और के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई नहीं है यानी 0 होगा, 2 इंटू -2 -4 होगा, 9 इंटू 4 कितना, 36 होगा, 36 -4 कितना हो गया, 32 जूल इज द करेक्ट आंसर। ये वर्क डन कितना आया इसका, 32 जूल आया, यानी वर्क डन बाय द फोर्स 2j + 9 के न्यूटन इज इक्वल टू 32 जूल, while ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक ले जाने में कितना काम किया इस फोर्स ने, तो इतना काम किया, बराबर है क्या। अच्छा, यहाँ पर देखो हमने कल डिस्कशन किया था कि फोर्स 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो जाएगा, या एंगल 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन 0 हो जाएगा,
लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो सारे कंडीशंस भी हमने लिखे थे कि किस किस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है, राइट, बराबर है। तो वो सारे कंडीशन आपने ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में आप डायरेक्टली क्या कर सको, उसका एप्लीकेशन कर सको, टाइम आपका सेव हो जाए। तो वर्क डन इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। अभी तक जितने भी फोर्सेस लिए हमने, राइट, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी में इसका मैग्नीट्यूड तो आप बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है जी? अगर एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर और क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, करेक्ट है। तो ये हम आराम से कर सकते हैं, यानी वेक्टर फॉर्म में भी दिया रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम बात करें कि कांस्टेंट फोर्स ना हो, यानी कि आपको एक एफ की मैग्नीट्यूड दे करके क्वेश्चन ना पूछे, आपको वेक्टर के फॉर्म में देके ना पूछे। वेक्टर के फॉर्म में फिर उससे थोड़ा सा हार्ड क्या हो सकता है कि वो डिस्प्लेसमेंट बता दे इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट, राइट, यानी कि आपको एस वेक्टर निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो। फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट फोर्स ही ना हो, यानी कि फोर्स भी वेरी कर रहा हो। अच्छा, फोर्स वेरी कर रहा है तो उसके लिए जो कंडीशंस होंगे उसको हम लोग ध्यान से समझें। फोर्स वेरी करने का मतलब क्या है, राइट? फोर्स वेरी करने का मतलब है, समझो मैंने आपको बोल दिया एफ, राइट, एफ वेक्टर है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है, और मैंने बोला आपके पास कि फोर्स 5 न्यूटन है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। फिर मैंने बोला एफ जो है ये क्या है, 2t न्यूटन है। कितना है, 2t न्यूटन है। वेयर t इज टाइम इन सेकेंड। t क्या है, टाइम इन सेकेंड है, यानी फोर्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। फोर्स क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, यानी टाइम जैसे जैसे चेंज होगा फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। अच्छा, यहां पे हमने मैग्नीट्यूड दिखाया, राइट। अगर हम बोलते हैं एफ वेरिएबल है, एफ क्या है, वेरिएबल, राइट। एफ अगर वेरिएबल है तो क्या चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड, राइट। दूसरा क्या चेंज हो सकता है, डायरेक्शन, और तीसरा क्या हो सकता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बराबर है क्या? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में चेंज की जब भी बात करेंगे तो चेंज क्या क्या आएगा, चेंज में अकर इन मैग्नीट्यूड, दूसरा इन डायरेक्शन, और इन बोथ, दोनों में भी चेंज हो सकता है। तो हमने यहां पे लिखा तो यहां पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही, राइट। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा इन स्ट्रेट लाइन और इन दिस डायरेक्शन, ऐसा लिखा रहेगा। नहीं भी लिखा रहे तो हमको ये समझ में आ रहा है कि फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम टी। तो यहां पे वेक्टर का फॉर्म नहीं लिखा है, यानी एफ क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम टी, यानी उसकी मैग्नीट्यूड टाइम के डिपेंडेंस है। टाइम चेंज करे तो चेंज होगा। कैसे, समझो अगर आपने बोला इसी क्वेश्चन को यहां पे लेते हैं, इसी फंक्शन को यहां पे लिया, तो यहां पे आप लिख सकते हैं एफ इज अ फंक्शन ऑफ टी, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। आपने बोला टी इक्वल टू 0, यानी एफ 0 लिखा हमने, क्या लिखा, एफ 0। तो यहां पे क्या लिखोगे, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 न्यूटन, यानी जब t इक्वल टू 0 था। अच्छा, t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, व्हेन ऑब्जर्वर स्टार्ट ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन जब स्टार्ट कर रहा है उस समय जो टाइम लिया आपने उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे आपको फोर्स क्या मिला, 0 न्यूटन मिला। अगर मैं बोलूं कि टाइम हमने बोला 1 सेकेंड, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। अगर मैंने बोला 10 सेकंड के बाद कितना फोर्स लग रहा होगा तो एफ 10 लिखेंगे। एफ ऑफ 10 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन आ जाएगा, यानी 20 न्यूटन आ जाएगा। यानी हर एक सेकंड के बाद फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही। अच्छा, क्या हर एक सेकंड के बाद हो रही है, नहीं, आपने माइक्रो सेकंड लिया तो भी चेंज हो रहा है, मिली सेकंड लिया तो भी चेंज हो रहा है, यानी जिस टर्म्स में आप लिखोगे टाइम के, जिस यूनिट में लिखोगे उसमें वो चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड तक कांस्टेंट था, 1 सेकंड के बाद चेंज हुआ, वैसा नहीं। बात समझ में आ रही बात? अगर आपने मिली सेकंड लिखा तो उसी में आपको चेंज यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर एफ दिया हो, एफ इज इक्वल टू, समझो लिखा है यहाँ पे x प्लस 5, क्या लिखा है, x प्लस 5,
वेयर एक्स क्या बेटा, एक्स यहां पे क्या है, पोजीशन, राइट। एक्स यहां पे क्या है, पोजीशन, या फिर एक्स का कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है, तो यहां पे हमने लिख दिया पोजीशन, राइट। तो एक्स अगर पोजीशन है तो मैं क्या बोलूं, एफ ऑफ जीरो, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, यानी फोर्स डिपेंड्स ऑन पोजीशन। जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे एक्स का पोजीशन चेंज होगा, फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। तो जैसे चेंज करें तो जीरो रखा तो बेटा 0 + 5 इज इक्वल टू कितना, 5 न्यूटन। यानी कि जब आप एक्स एक्सिस पे जीरो पे थे, यानी ओरिजिन पे थे, स्टार्टिंग पे थे, राइट, तो वहां पे आपने फोर्स कितना लगाया है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, राइट। जैसे ही आप 5 मीटर पे चले गए, एक्स है एसआई यूनिट में है, मीटर में है, 5 मीटर पे चले गए तो आपने फोर्स कितना लगा दिया, 5 + 5 यानी कि 10 न्यूटन, यानी फोर्स क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फोर्स चेंज हो रहा है, यानी फोर्स क्या है, वेरिएबल। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज वेरिएबल, इट मींस इट चेंजेस इट्स वैल्यू, राइट। इट मे डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पैरामीटर। हियर वी हैव टेकन टाइम एज अ पैरामीटर and here we have taken position as a parameter, और भी हो सकता है, राइट, और भी चीजें हो सकती हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो वेरिएबल हमको समझ में आ गया। जैसे ही वेरिएबल है तो आप फार्मूला कौन सा नहीं लगा सकते, ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते, कौन सा जी, W इज इक्वल टू, यानी वर्क डन इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर हम नहीं लिख सकते, राइट। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका जो फोर्स है ना वो तो वेरिएबल है, वो वेरिएबल है तो आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख सकते। तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स है उसका कॉन्सेप्ट को समझो। फोर्स को हम क्या करेंगे, इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे, बराबर है। तो समझो फॉर एग्जांपल यहां पे तुमने फोर्स लगाया, यहां पे क्या लगाया हमने, फोर्स लगाया, राइट, वेरिएबल फोर्स है, और ये यहां से यहां समझो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यहां से यहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, दिस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल। तो इसको हमने बोला फोर्स वेरिएबल है, समझो एफ एक्स है, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज होगी। तो ये यहां से यहां तक चल रहा है, राइट। हम मान लेते हैं कि ये x इक्वल टू 0 पोजीशन है, राइट, और ये x इज इक्वल टू क्या है, तुम्हारा s पोजीशन, ऐसा मान लिया, टोटल डिस्टेंस इज s, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक्चुअल में फार्मूला तो यही है, वी हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या किया, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना उसको इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अच्छा ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, समझो इसको हमने इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब क्या हो गया, इतना सा जो डिस्टेंस है उसको इन्फिनिटी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक पार्ट जो है उसको हमने यहां पे दिखा, एक पार्ट का इतना ही दूरी होगी, ये दूरी, इसको मैग्नीफाई करके देख रहा हूं यहां पे, तो एकदम छोटी सी दूरी है, वेरी वेरी स्मॉल, राइट, उसको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, उस टाइम के लिए फोर्स चेंज नहीं होगा, राइट। हमने क्या माना, इतना छोटा पार्ट कर दिया कि ये एक्स क्या हो जाए, नेग्लिजिबल, बात समझ में आ रही, एकदम छोटा है, तो उतने छोटे से पार्ट के लिए फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो फोर्स क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया, बात समझ में आ रही है। तो इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट में ब्रेक करने का मतलब क्या है कि हमने डिस्प्लेसमेंट को इतना छोटा पार्ट में ब्रेक कर दिया ताकि उस पर फोर्स वेरी ही ना करे, उतने से पार्ट के लिए वो फोर्स कांस्टेंट। क्लियर है जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, राइट। तो हमारे लिए फोर्स क्या हो गया, उस छोटे से पार्ट के लिए कांस्टेंट हो गया, लिख दिया हमने। अब हम क्या बोल रहे हैं, डॉट, राइट। अब छोटा स्मॉल पार्ट लिया है आपने तो इसको हमने बोला dx, क्या बोला, dx बोला, तो हमने क्या लिखा, f of x dx। अच्छा दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है,
दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स dx लिख सकते हैं, और ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन, क्योंकि आपने तो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया ना, राइट। तो इतने से पार्ट का कैलकुलेशन किया हमने वर्क का, उसको बोला हमने W1। फिर ये छोटा वाला ये जो पार्ट है इसको हमने किया, इसको बोला W2, राइट। ऐसे करते 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 जो इनफाइनाइट पार्ट था सारे पार्ट का हमने निकाला W इंफिनिटी लिख दिया, इनफाइनाइट पार्ट का भी W निकाला। अच्छा, ये सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को हमको क्या करना पड़ता है, ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है खाली। डायरेक्टली वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट वैल्यूज, हम क्या कर लेते हैं, ऐड सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 और 3 दिया तो 5 और 3 8 होगा, बराबर है ना। मगर वेक्टर में क्या होता था, 5 3 8 मैक्सिमम हो गया, और 5 - 3 मिनिमम हो गया। इसके बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता, पढ़ा है हमने वेक्टर में। यानी अगर वेक्टर एडिशन है तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 to 8 तक कोई भी वैल्यू आ सकता है। मगर 5 और 3 बोले तो यहां पे सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, 8। समझ में आ रही बात, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आपको वर्क डन लिखना है तो आपने क्या करना है, W1 प्लस W2 प्लस सारी चीजें कर, राइट। वही काम कौन कर रहा है, ये समेशन कर रहा है। समेशन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस मैनर में इंटीग्रेशन का साइन देते हैं। किसका साइन देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन देते हैं। अगर डिस्क्रिट रहा तो हम क्या लिखते हैं उसको, इस तरीके से, इसको बोलते हैं समेशन, सम लेना आप। मगर ये क्या है, डिस्क्रिट फॉर्म है, और ये क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस का मतलब ये कहीं पे छूटा नहीं है, हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी कंसीडर, राइट। यानी हमने क्या किया, हर एक जो छोटा सा पार्ट लिया उसमें वर्क डन लिया और उसको जोड़ा है, तो जोड़ा है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, राइट। तो ये आ गया बेटा W, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, ये पूरा इंटीग्रेट होने के बाद एक छोटे से पार्ट का लिखा तो इसको क्या लिखेंगे हम, DW इंटीग्रेशन। तो DW का इंटीग्रेशन होकर के क्या मिलेगा, W वर्क डन। DW का मतलब क्या, छोटा वर्क डन। छोटा का मतलब क्या हो गया, जब फोर्स आपने छोटे डिस्प्लेसमेंट यानी dx पे लगा, dx का डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स लगाने के बाद, वहां पे जो वर्क डन है वो DW। तो W हो गया, और यहां पे आप क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब यहां पे x का लिमिट रखना होगा आपको, दैट विल बी व्हाट, x इक्वल टू 0 to s। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 0 to x लिख दे रहा हूं, जो भी रहेगा, जिस तरीके का भी रहेगा। या फिर आप बोल सकते हैं, हाँ यहां पे ऐसे लिया मैंने, मैं जनरल लिख रहा हूं। जनरल अगर मेरे को लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाएंगे ना, राइट। तो जनरल फार्मूला मैं लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा F डॉट dr R1 से R2, ये जनरल फॉर्म होगा। यहां पे जो लिखा है हमने उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 0 to s लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो फार्मूला आपने याद रख लेना है, F डॉट dr, दोनों भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कहां से कहां, R1 से R2। ये क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स, वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट क्या था, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा था। डिस्प्लेसमेंट को हमने इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हर एक पार्ट में हमने क्या माना कि फोर्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इतना छोटा सा पार्ट है कि फोर्स में आपको चेंज दिखेगा ही, तो वो क्या मान लेंगे हम, कांस्टेंट मान लेंगे। फिर वो वर्क डन लिखा, और वो सारे वर्क डन हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए, और वो जो ऐड करने के बाद आंसर आया, दैट विल बी द टोटल वर्क डन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा वेरिएबल फोर्स, हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। वर्क डन आपको जो मिलेगा इस तरीके से आप निकाल सकते, राइट। अच्छा, आप देखिए यहां पे वर्क डन जो है ना, वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, राइट। वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखें, वर्क डन तुमने लिखा क्या है जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक्चुअली में फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता,
force does not depends on force does not depends on frame of reference, राइट। तो डिपेंड कौन कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। कौन कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फोर्स हम जब दिखाते हो, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, फोर्स हम इनर्शियल फ्रेम में दिखाएं या नॉन इनर्शियल फ्रेम में दिखाएं। इनर्शियल का मतलब जो रेस्ट पे है और नॉन इनर्शियल का मतलब जो एक्सेलरेटेड है। वहां पे फोर्स तो हमने सेम ही दिखाया ना, mg को कुछ दूसरा लिखा क्या हमने? नहीं लिखा। जो फोर्स अप्लाई किया उसको कुछ दूसरा लिखा है क्या? नहीं लिखा है। यानी एवरी फोर्स कम्स इन द सेम मैनर इन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट। मगर डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या हो गया? वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वर्क डिपेंड करेगा। देखो कैसे, समझो मैं यहां पे खड़ा हूं और ये लिफ्ट है, राइट। तो लिफ्ट को अगर ऑन कर दिया जाए तो मैं ऊपर चला जाऊंगा, तो मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट जो इतनी दिन से हम लोग बात कर रहे हैं, 2-4 लेक्चर से बात कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है किसका? ये डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो वर्क डन जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझे? समझने का मतलब ये है कि समझो हम किसी दीवार पे फोर्स लगा रहे, फोर्स लगाया तुमने, दीवार तो आगे गई नहीं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो तुम्हारा वहीं पे तुमने फोर्स लगाया, तो किसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इसलिए क्या है? वर्क डन जीरो, राइट। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से समझो, क्लियर समझेंगे, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी समझ लेंगे। समझो ये एक्सेलरेटर है और ये रेस्ट पे है। ये क्या है? रेस्ट पे है। और यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास m। कोई दिक्कत? तो इस पे फोर्स क्या लगा बेटा? mg नीचे और रिएक्शनरी फोर्स ऊपर लगा, बराबर है क्या? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। तुम इसको यहीं पे बैठे और देख रहे हो, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपने फोर्स बताया है, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ। इसका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन कितना? जीरो। यानी यहां पे वर्क डन फॉर mg जीरो, r जीरो, दोनों के लिए क्या है? जीरो। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखो ध्यान से, क्लियर कट समझेंगे आप। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे मास m है और ये ऊपर जा रहा है। ये किधर जा रहा? ऊपर जा रहा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऊपर जा रहा है, यहां पे लिखा हमने mg और यहां पे हमने लिखा रिएक्शनरी फोर्स r, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये a एक्सेलरेशन से अगर ऊपर जाएगा तो यहां पे नीचे एक और फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है समझो, तो ऊपर जाएगा और तुम यहां पे खड़े हो, राइट, और एक आदमी यहां पे खड़ा है, एक आदमी यहां पे, एक आदमी यहां पे। इसके लिए ये क्या है? रेस्ट पे है, राइट, यानी इनर्शियल फ्रेम। और इस आदमी के लिए ये क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यानी मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है। क्लियर है? समझ में आ रही बात, राइट। अब देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके लिए चेंज नहीं हुआ? इसके लिए चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब वर्क डन इस आदमी के लिए क्या है? जीरो। मगर इस आदमी के लिए वर्क डन जीरो नहीं है, क्योंकि इसने देखा ये ऊपर जा रहा है और समझो यहां h हाइट तक आ गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही क्या? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये भी समझ में आया कि जो वर्क डन है दैट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप कहां से देख रहे हैं? तो हो सकता है तुम्हारे देखने के तरीके से वर्क डन अलग है और मेरे देखने के तरीके से अलग है। बात समझ में आ रही? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन में आपको अगर कुछ नहीं दिया है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, या फिर वो क्वेश्चन में लिखेगा,
राइट, क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ फोर्स भी ध्यान में रखना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट वो है, राइट। तो यहां से देखें तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी यहां पे था, ऊपर चला गया, तो ये छोटा छोटा चीज आपको ध्यान में रखना, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ो। चलो बेटा लिख के हो गया। चलो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर ले, है ना। हमने क्या बोला, फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, 2i प्लस 3j और माइनस k कैप, बराबर। ये फोर्स लगाने के कारण से बॉडी मूव करती है फ्रॉम पॉइंट P 1,1,1 से कहां तक जाती है, 2 पॉइंट Q, क्या बेटा ये -2, -1,-2, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो F वेक्टर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, R वेक्टर निकालना है। तो R वेक्टर निकाल लो। तो R वेक्टर क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, R Q वेक्टर माइनस R P वेक्टर। RP एंड RQ आर द पोजीशन वेक्टर, RP एंड द RQ आर पोजीशन वेक्टर एंड R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, इसको बोला हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा -2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप माइनस क्या है ये, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ये कितना आ गया बेटा, -2 -1 कितना, -3i कैप माइनस और -2 j कैप प्लस 2 और -1 कितना आ जाएगा, प्लस k कैप, राइट। ये सारे किस में दिए हैं, मीटर में दिए हुए हैं। ये क्या है, मीटर, मीटर में दिया है ना, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये न्यूटन है। क्या लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा हमने। तो एफ कितना है बेटा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट, यहां पे कितना आ जाएगा, -3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। i के साथ मल्टीप्लाई करें, j के साथ और k के साथ। तो बेटा W इज इक्वल टू, यानी वर्क डन कितना आ जाएगा, 2 इंटू -3, तो 3 दूना 6 -6, राइट, 3 दूना 6 -6, राइट, और -1 इंटू 1 -1 कितना आ गया, W, यानी वर्क डन इज इक्वल टू -13 जूल आ गया। वर्क डन कितना आया, -13 जूल आ गया। समझ में आ रही बात, क्लियर है क्या, ओके। अच्छा, अब देखेंगे वेरिएबल फोर्स हो गया, कांस्टेंट फोर्स हो गया। अब देखेंगे अगर एक से ज्यादा फोर्सेस, राइट, इट मे बी सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड एट दैट टाइम दे मे आस्क फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्सेस। तो आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल फोर्सेस से वर्क डन निकालो और उसको अलजेब्रिक सम कर दो, आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स निकाल सकते हैं और उसके बाद उस नेट फोर्स से वर्क डन निकाल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इफ सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन वी हैव टू फाइंड एफ, दैट इज द समेशन ऑफ एफ। ये एफ नेट होगा, ये क्या हो गया, एफ नेट होगा, समेशन ऑफ एफ। इसका मतलब क्या हो गया, एफ नेट, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन सा, समझो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया एफ नेट, बराबर है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां समझो F1 के कारण से डिस्प्लेसमेंट ये वो सारा, तो यहां पे लिखेंगे एफ नेट वेक्टर डॉट आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आर वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस वेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे समझ में आया कि ये सारा क्या है, एफ नेट है। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, राइट, सिंपल से।
सिंपल से कर लिया। देखो यहां पे हमने बोला एक छोटा सा बॉडी है, राइट, यहां पे हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, यहां पे हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद आपको पूछा जा रहा है कि वर्क डन इस पे कितना होगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, राइट। यहाँ पे वर्क डन ये बोला हमने, ये 5 kg, कितना बेटा ये 5 kg है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। यहाँ पे रिएक्शनरी फोर्स क्या आ जाएगा R, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर कितना लगाया हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे एफ नेट निकालें, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहा वर्टिकल में। यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स इधर है, नेट फोर्स किधर है बेटा, इधर है, तो हम इसी को फिगर कैसा बना सकते हैं, 5 न्यूटन का नेट फोर्स है, ये क्या है एफ नेट है, राइट, और कितने केजी पे, 5 केजी पे, और आगे चल रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ गया, एफ नेट बाई एम, कितना आ गया बेटा ये 5/5, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट है। कितने सेकंड के बाद बोला वर्क डन निकालने, 5 सेकंड के बाद बोला है। अच्छा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या लगा सकते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने लिखा, स्टार्टिंग हमने क्या बोला, ये रेस्ट पे है और रेस्ट से हमने इसको छोड़ा, यानी इनिशियली क्या था, ये रेस्ट पे था, मगर फोर्स लगने के बाद जैसे इसको छोड़ देंगे ये मोशन में आएगा और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रफ्तार से चलेगा, यानी इसकी एक्सेलरेशन कितनी रहेगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ती रहेगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा, डिस्प्लेसमेंट लिखा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अच्छा रेस्ट पे था तो ये 0 हो गया, s निकालना है आपने, हाफ लिखा, एक्सेलरेशन a लिखा और 5 का स्क्वायर लिखा, कितना आ गया बेटा 12.5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 12.5 मीटर, यानी 25/2, वैसा भी लिख सकते हैं आप। तो वर्क डन क्या लिखोगे, वर्क इज इक्वल टू एफ नेट वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अच्छा दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है, क्योंकि ये प्लेन है, कंस्ट्रेन है, बॉडी इसी पे चलेगी, तो फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो गया। एंगल कितना 0, एंगल 0, कॉस 0 कितना 1, यानी मैक्सिमम वर्क डन होगा दैट इज एफ नेट, यानी एफ नेट की मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो। एफ नेट कितना निकाला तुमने 5 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 12/2, ये 12/2 बोलता 25/2, अरे 25/2 ना, 25/2, 12.5 का मतलब 25/2, 25 पंचे 125, 125/2, राइट, कितना आ जाएगा इतना जूल, या 2 से डिवाइड कर लो, कितना 6 दूना 12, कितना बच गया 2 दूना 4 और 0.5, इतना जूल हो गया, ठीक है। वर्क डन कितना आ गया, इतना, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम क्या करो, इंडिविजुअल फोर्सेस से लिख के देखो, यानी F1 से लिखो, F2 से लिखो, जो बोल रहा था, ये तो एफ नेट निकाला हमने, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट 12.5, करेक्ट है। अब देखो इंडिविजुअल फोर्सेस से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 10 न्यूटन ले रहा हूं मैं, इसको मैंने बोला F1, राइट, तो F1 के कारण से क्या आ जाएगा W1, तो F1 वेक्टर डॉट क्या S वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 10 इंटू कितना आ जाएगा 12.5 बोले तो 125 जूल आए, ये W1 है। अब मैं लिखूं W2 किसके कारण से, ये है 5 न्यूटन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर है कितना 12.5 मीटर, राइट, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट यानी एंगल कितना 180 डिग्री, कॉस 180 कितना -1, तो W2 क्या लिखोगे, वही फार्मूला लिखेंगे F2, ये हो गया F2, ठीक है, F2 डॉट S वेक्टर, F2 इज व्हाट कितना है जी 5 है, और S कितना है 12.5 है, और cos 180 डिग्री इज व्हाट माइनस, ये कितना आ गया 125, 125
गुना 5, 625, तो यहां पे आ जाएगा -62.5। अरे बराबर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, और कौन कौन से फोर्सेस है, रिएक्शनरी फोर्स है और 50 न्यूटन है, ये दोनों भी तो फोर्सेस है ना। अच्छा दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके डायरेक्शन से, डिस्प्लेसमेंट के, तो ये दोनों क्या देंगे, 0। तो मैंने बोला F3 दैट इज mg, तो W3 इज इक्वल टू 0, क्यों, एंगल 90 डिग्री है, cos 90 0। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं F4 कितना, R, वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और R इज इक्वल टू भी क्या है, mg है। तो यहां पे क्या आ जा रहा है, R, और यहां पे W4 भी क्या आ रहा है, 0। अरे समझ में आ रहा है क्या बेटा, सारे फोर्सेस से हमने वर्क डन निकाल लिया, तो एक्चुअल में वर्क डन हमारा क्या आ गया, यहाँ पे वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन। लिखो आराम से, कितना आ गया, 125 माइनस कितना, 62.5, ये घटाए तो कितना आ रहा, 62.5, ये हो गया W। अच्छा यही तो आया था, वही आया। तो जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, यहां से क्या समझ में आया, अगर आपको फार्मूला नहीं आता है, सिंपली आप क्या करो, हर एक फोर्स के लिए इंडिविजुअल फार्मूला लगा दो, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, राइट, उससे वर्क निकालो, हर एक का क्या ले लो, अलजेब्रिक सम ले लो, आपको मिल जाएगा। या फिर क्या करो, आप F नेट निकालो। अच्छा ये तो छोटा था, F नेट निकालना में भी आपके लिए कभी कभी क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, राइट। तो F नेट लगाएंगे, या फिर आप इंडिविजुअल फोर्सेस से वर्क निकालो, सबको जोड़ोगे सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लो बेटा इसको, क्लियर हो गया ना, समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, चलो वेरी गुड।